दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट IQ में। यूपी पुलिस री एग्ज़ाम 2024 की तैयारी के लिए आज के इस वीडियो में हम लोग जीएस के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ये प्रश्न आपके यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किर्गिज़ जनजाति मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाई जाती है? इसमें ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, अफ़गानिस्तान। दोस्तों, मध्य एशिया में किर्गिज़ जनजाति अफ़गानिस्तान में निवास करती है। ये मंगोल प्रजाति है। इनका मुख्य व्यवसाय पशुपालन है। इनके निवास गृह को युर्ट कहते हैं। ये लोग घोड़े और ऊंट का प्रयोग परिवहन के लिए करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कालाहारी मरुस्थलीय क्षेत्र में पाई जाने वाली मुख्य जनजाति है। इसमें ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, बुशमैन। दोस्तों, बुशमैन कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना तथा नामीबिया और दक्षिणी अफ्रीका के कुछ भागों में भी पाई जाती है। बुशमैन लोगों का मुख्य व्यवसाय आखेट और जंगली वनस्पतियों को एकत्रित करना है। ये झोपड़ी और गुफाओं में रहते हैं। ठीक है। माओरी जनजाति के लोग न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं और पिग्मी जनजाति जो है, ये आपकी पिग्मी जनजाति के लोग कांगो गणराज्य में पाए जाते हैं। मसाई जनजाति के लोग पूर्वी अफ्रीका के केन्या या तंजानिया में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, जापान का मैनचेस्टर की उपमा किसे दी गई है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इसमें ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, ओसाका। ठीक है दोस्तों, जापान औद्योगिक रूप से एक विकसित राष्ट्र है। यहाँ पर बाजार आधारित लौह और इस्पात के कारखाने पाए जाते हैं। इस देश के पास उच्च तकनीकी क्षमता है, जिसकी वजह से जापान के उद्योग अपने वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता और साख बनाए हुए हैं। यहाँ मौजूद ओसाका शहर को जापान का मैनचेस्टर कहा गया है, क्योंकि ओसाका में सूती वस्त्र का उत्पादन मुख्य रूप से किया जाता है। इसी वजह से इसे पूर्व का मैनचेस्टर भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस शहर को विश्व इस्पात की राजधानी भी कहा जाता है? इसमें ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, पीटर्सबर्ग। ठीक है दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका के पीटर्सबर्ग को विश्व इस्पात की राजधानी कहा जाता है। अमेरिका के महान नगर महान झील प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित है। इस क्षेत्र में शिकागो और डेट्रॉयट, ये डेट्रॉयट है आपका, ये क्रमशः मांस प्रसंस्करण और मोटर कार उद्योग जगत के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है, ये मॉन्ट्रियल है, ये भी कनाडा में है। ये जलपोत एयरक्राफ्ट और कागज़ उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, टोक्यो, ये जापान की राजधानी है। टोक्यो मोटर वाहन उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स और जलयान निर्माण के लिए ये प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लौह इस्पात के लिए विश्व प्रसिद्ध लॉरेन क्षेत्र किस देश में स्थित है? इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, फ्रांस। दोस्तों, लॉरेन क्षेत्र लौह इस्पात के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ये फ्रांस में स्थित है। फ्रांस का पेरिस औद्योगिक क्षेत्र है, जो अंतर्राष्ट्रीय फैशन डिज़ाइनिंग के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। ठीक है। अगला प्रश्न है, गेहूं की सबसे बड़ी मंडी किस देश में स्थित है? इसमें ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, संयुक्त राज्य अमेरिका। दोस्तों, शिकागो संयुक्त राज्य अमेरिका का एक विख्यात शहर है, जो विश्व का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन और सुअर मांस का सबसे बड़ा केंद्र तथा गेहूं की सबसे बड़ी मंडी के लिए विश्व विख्यात है। तो कौन सा शहर है? शिकागो। अगर ऑप्शन में शिकागो आ जाए तो भी ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका है। ये किस देश में है? तो यहाँ देश का पूछा है, तो शिकागो संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ठीक है, ये शहर है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका का सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? इसमें ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, सैन फ्रांसिस्को में। ठीक है दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका का सैन फ्रांसिस्को सिलिकॉन वैली के नाम से पूरे वर्ल्ड में प्रसिद्ध है। यहाँ पर भारी संख्या में सिलिकॉन के परिपथ यानी चिप बनाने वाली कंपनियों की वजह से इसका नाम मिला है। अगला प्रश्न है, विश्व का लगभग 90% चावल किस क्षेत्र में होता है? इसमें ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, दक्षिण पूर्वी एशिया। ठीक है दोस्तों, चावल एशिया के सर्वप्रमुख खाद्य फसल है। इसी वजह से एशियाई संस्कृति को चावल संस्कृति कहा जाता है।
चावल उष्ण आर्द्र जलवायु का पौधा है। इसकी कृषि सबसे अधिक मानसूनी जलवायु वाले देशों में पाई जाती है। विश्व का लगभग 90% चावल दक्षिणी पूर्वी एशिया में होता है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान फिलीपींस में है, जबकि राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक में है। ये भी याद कर लेंगे, कटक ये उड़ीसा में है, ठीक है। ये राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है और अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? फिलीपींस में है। ये भी याद करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गेहूं, चावल, मूंगफली तथा गन्ने के वैश्विक उत्पादन में द्वितीय स्थान किसका है? ठीक है, इसमें गेहूं है, चावल है और मूंगफली तथा गन्ना। इसमें वैश्विक उत्पादन में दूसरा स्थान किसका है पूरे विश्व में? इसमें ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, भारत। ठीक है दोस्तों, गेहूं, चावल, मूंगफली और गन्ना ये वैश्विक उत्पादन में भारत का स्थान दूसरा है, जबकि गेहूं, चावल, मूंगफली के वैश्विक उत्पादन में पहला स्थान चीन का है। चीन का कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। जबकि गन्ने के वैश्विक उत्पादन में पहला स्थान ब्राज़ील का है। ठीक है, अगर गन्ने की बात की जाए, गन्ने के बारे में प्रश्न पूछा जाए तो पहला स्थान ब्राज़ील का है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ये मृदा अधिक तापमान एवं कम वर्षा वाले क्षेत्रों में होती है तथा इसमें ह्यूमस की मात्रा कम एवं प्रकृति में क्षारीय मृदा है कहलाती है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इसमें ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, मरुस्थलीय मृदा। ठीक है दोस्तों, मरुस्थलीय मृदा अधिक तापमान और कम वर्षा वाले क्षेत्रों में होती है। इसमें ह्यूमस की मात्रा बिल्कुल नहीं होती है। ठीक है, ये मृदा उपजाऊ होती है। अगला प्रश्न है, बहुत छोटी जोतों के साथ 2 या 3 फसलों और भली भांति उन्नत पशुपालन किस प्रकार की कृषि का गुण है? ठीक है, यानी बहुत छोटी जोतों के साथ 2 या 3 फसलों की भली भांति उन्नत पशुपालन किस प्रकार की कृषि का गुण है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसको रट लेंगे। इसमें ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, गहन कृषि। ठीक है दोस्तों, गहन कृषि वैसे क्षेत्रों में की जाती है जहां सबसे ज़्यादा जनसंख्या की वजह से जोतों का जो आकार होता है वो छोटा होता है। इसमें भूमि की प्रत्येक इकाई पर ज़्यादा मात्रा में पूंजी और श्रम का उपयोग करके एक निश्चित समय अवधि में फसलों का अधिकतम संभव उत्पादन किया जाता है, तो उसको गहन कृषि कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? इसमें ऑप्शन बी है, माउंट एकांकागुआ। ठीक है दोस्तों, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एकांकागुआ है। ये एंडीज पर्वतमाला का सबसे ऊंचा शिखर है। ठीक है, किसका है? एंडीज का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एकांकागुआ है। ये पर्वत शिखर दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना में स्थित है। ठीक है, माउंट मैकिनले उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर है जो अलास्का में स्थित है। किलिमंजारो अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर है जो तंजानिया में स्थित है। ठीक है, और एटलस भी अफ्रीका में ही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दस्ते कबीर और दस्ते लुट नामक मरुस्थल किस देश में स्थित हैं? इसमें ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, ईरान। ठीक है दोस्तों, दस्ते कबीर और दस्ते लुट नामक मरुस्थल ईरान में स्थित है। अल नफूद और रब अल खली मरुस्थल सऊदी अरब में स्थित हैं। ठीक है, सऊदी अरब में कौन कौन से मरुस्थल हैं? अल नफूद है और रब अल खली, रब अल खली ये सऊदी अरब के मरुस्थल हैं। ईरान का मरुस्थल दस्ते कबीर दस्ते लुट है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश लाल सागर से सीमा नहीं बनाता है? इसमें ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, लीबिया। दोस्तों, लाल सागर से निम्न देश सीमा बनाते हैं, जैसे सऊदी अरब है, यमन है, जिबूती है, सूडान है, मिस्र, ऑस्ट्रिया। जबकि लीबिया जो है ये लाल सागर से सीमा नहीं बनाती है। लीबिया भूमध्य सागर से सीमा बनाती है, भूमध्य सागर। ठीक है, ये भूमध्य सागर से अपनी सीमा बनाती है।
आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यूराल और बोल्गा नदी किस सागर में आकर गिरती है? इसमें ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, कैस्पियन सागर। दोस्तों, यूराल और बोल्गा नदियां कैस्पियन सागर में गिरती हैं। कैस्पियन सागर यूरोप और एशिया की सीमा पर अवस्थित है। ठीक है, ये सागर कहाँ है? यूरोप और एशिया की सीमा पर अवस्थित सागर है। ये विश्व में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर से कई देशों की सीमाएं मिलती हैं, जैसे रूस, ईरान, अज़रबैजान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सब कैस्पियन सागर से मिलते हुए देश हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? इसमें ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, वियना, स्वान नदी। ठीक है दोस्तों, वियना ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है जो डेन्यूब नदी के किनारे बसा है, जबकि ऑस्ट्रेलिया का पर्थ शहर स्वान नदी के तट पर है। ठीक है, ये वियना नहीं है, वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया। ठीक है, बगदाद में ट्रिगिस नदी के किनारे है। बॉन राइन नदी, न्यूयॉर्क हडसन नदी, ये तीनों सही आंसर हैं। अगला प्रश्न है, बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से कौन सी नहर जोड़ती है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इसमें ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, कील नहर। दोस्तों, बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से कील नहर जोड़ती है। पनामा नहर, ये पनामा नहर है, ये प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। सुएज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से जापान के द्वीपों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ये प्रश्न अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें पूछ रहा है कि उत्तर से दक्षिण सही क्रम, जापान के जो द्वीप हैं उनका उत्तर से दक्षिण की ओर जो क्रम है वो जोड़ना है। इसमें आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, होक्काइडो, होन्शु, शिकोको और क्यूशु। ठीक है, ये आप याद कर लेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक देश मध्य एशिया का भाग नहीं है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, अफगानिस्तान। ठीक है दोस्तों, मध्य एशिया में कई देश शामिल हैं, जैसे कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। दक्षिण एशिया में अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव ये शामिल हैं। पूर्वी एशिया में चीन, कोरिया गणराज्य, जापान, मंगोलिया और कोरिया को शामिल किया गया है। तो अफगानिस्तान कहाँ है? अफगानिस्तान है दक्षिण एशिया में, और ये तीनों देश मध्य एशिया में हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी जल संधि भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है? इसमें ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, जिब्राल्टर जल संधि। ठीक है दोस्तों, जिब्राल्टर जल संधि स्पेन और मोरक्को को अलग करती है, जबकि भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। ठीक है, और ये है डोबर जल संधि, ये इंग्लैंड और फ्रांस को अलग करती है, जबकि इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ती है। डेनमार्क जल संधि ग्रीनलैंड, डेनमार्क को, आइसलैंड को अलग करती है और उत्तरी अटलांटिक और आर्कटिक महासागर को जोड़ती है। नॉर्थ चैनल आयरलैंड को इंग्लैंड से अलग करता है, जबकि आयरिश सागर और अटलांटिक सागर को जोड़ती है। ठीक है, तो कौन सी जल संधि भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है? वो है जिब्राल्टर जल संधि। अगला प्रश्न है, कांगो नदी कौन सी रेखा को 2 बार काटती है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इसमें ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, विषुवत रेखा। ठीक है दोस्तों, कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। ये अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। कसाई और उबांगी इसकी सहायक नदियां हैं। ये अफ्रीकी उच्चभूमि से निकलकर अटलांटिक महासागर में समाहित हो जाती है। ये स्टैनली और लिविंगस्टोन जलप्रपातों का निर्माण भी करती है। तो कांगो नदी को विषुवत रेखा 2 बार काटती है। अगला प्रश्न है, रेड इंडियन, एस्किमो, इन्यूट और अलियूट्स आदि किस महाद्वीप के मूल निवासी हैं?
इसमें ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, उत्तरी अमेरिका। ठीक है दोस्तों, रेड इंडियन, एस्किमो, एन्यूट और अलूटस ये सब उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी हैं। एस्किमो सर्दी में बर्फ़ का घर बनाकर रहते हैं जिसे इग्लू कहते हैं। ठीक है, ये जो एस्किमो हैं ये क्या बनाते हैं, बर्फ़ का घर बनाते हैं, उस घर को इग्लू कहा जाता है। एस्किमो रेंडियर कुत्ते या यो करके स्लेज गाड़ी को खींचते हैं। बर्फ़ पे ये लोग कुत्ते की गाड़ी बनाते हैं और उसको खींचते हैं। अगला प्रश्न है, दक्षिणी अमेरिका के स्थलाबद्ध देश कौन से हैं? इसमें ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, बोलीविया और प्रागवे। दोस्तों, दक्षिणी अमेरिका के दो स्थलावरुद्ध देश हैं, बोलीविया और प्रागवे। दक्षिणी अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। मकर रेखा इसके बीच से या मध्य से विषुवत रेखा अमेजन बेसिन से होकर गुजरती है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, किम्बरले का पठार कहाँ स्थित है? इसमें ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है दोस्तों, किम्बरले का पठार उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, जबकि किम्बरले की खान दक्षिणी अफ्रीका में स्थित है जो हीरे के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है, अगर किम्बरले का पठार आए तो ये ऑस्ट्रेलिया में है, और अगर किम्बरले खान की बात हो तो ये खान दक्षिणी अफ्रीका में है। याद रखेंगे कहाँ है, दक्षिण अफ्रीका। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप को कौन सी संधि अलग करती है? इसमें ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कुक जल संधि। ठीक है दोस्तों, न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप को कुक जल संधि अलग करती है। कुक जल संधि दक्षिणी प्रशांत महासागर को तस्मान सागर को जोड़ती है। न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन भी कहा जाता है। दक्षिण या दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी दक्षिणी द्वीप पर स्थित है। न्यूजीलैंड के मूल निवासी माओरी कहलाते हैं। कीवी न्यूजीलैंड के राष्ट्रीय पक्षी है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ देश है, दूसरी तरफ राजधानी है, इसमें से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, चिली क्विटो। ठीक है दोस्तों, चिली की राजधानी जो है वो सैंटियागो है, क्विटो नहीं है। ठीक है, इसलिए ये सुमेलित नहीं है। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स है। पेरू लीमा, वेनेजुएला काराकस, ये तीनों सही हैं और ये सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की सबसे कम सीमा संलग्न है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, म्यांमार। ठीक है दोस्तों, भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों के साथ संलग्न है। ठीक है, और सबसे कम सीमा जो है वो म्यांमार के साथ संलग्न है। भारत की और नेपाल की जो सीमा है वो 1751 किलोमीटर है। भारत पाकिस्तान की सीमा 3323 किलोमीटर है और भारत चीन की सीमा 3488 किलोमीटर है। ठीक है, म्यांमार की जो सीमा है वो 1643 है, इसमें जो ऑप्शन दिया है। ठीक है, 1643। जबकि भारत की सबसे कम सीमा जो है वो भूटान के साथ लगती है। दोस्तों, ये भी याद रखेंगे, 699 किलोमीटर, बस सिर्फ 699 किलोमीटर सबसे कम सीमा म्यांमार के उसके भूटान के साथ है। तो इसमें ऑप्शन में भूटान नहीं दिया हुआ है, इसलिए भारत की सबसे कम सीमा संलग्न म्यांमार हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश का क्षेत्रफल भारत से अधिक नहीं है? इन चारों देशों में कौन सा ऐसा देश है जो भारत के क्षेत्रफल से अधिक नहीं है? इसमें ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, अर्जेंटीना। ठीक है दोस्तों, भारत क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। ठीक है, कितना? 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत से क्षेत्रफल से बड़े देश हैं जैसे रूस है, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील ये सब भारत से बड़े हैं, लेकिन अर्जेंटीना बड़ा नहीं है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक विस्तृत केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? इसमें आपका ऑप्शन
सी करेक्ट आंसर है लद्दाख। ठीक है दोस्तों, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे ज़्यादा विस्तृत केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है। दूसरे नंबर पर जम्मू कश्मीर है जो केंद्र शासित प्रदेश में आता है। लद्दाख का जो क्षेत्रफल है वो 59,146 वर्ग किलोमीटर है। 59,146 वर्ग किलोमीटर है। और जम्मू कश्मीर का 42,241 किलोमीटर है। 42,241। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ज़ीरो लाइन किस राज्य की बांग्लादेश के साथ सीमा निर्धारित करती है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इसमें ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है त्रिपुरा। ठीक है, ज़ीरो लाइन याद रखेंगे, ये भारत का त्रिपुरा और बांग्लादेश के साथ इसकी सीमा निर्धारित होती है। भारत के 5 राज्य पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय और त्रिपुरा मिज़ोरम की सीमा बांग्लादेश से मिलती है, जिसमें त्रिपुरा और बांग्लादेश की सीमा को ज़ीरो लाइन की संज्ञा दी गई है। ठीक है, इसमें जो देश हैं असम, पश्चिम बंगाल और मिज़ोरम, ये भी जो है भारत के साथ बांग्लादेश की सीमा साझा करते हैं, लेकिन त्रिपुरा को ज़ीरो लाइन की जो है वो संज्ञा दी गई है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा घास का मैदान जम्मू कश्मीर में स्थित है? ठीक है, इसमें ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, जम्मू कश्मीर में इनमें से कोई भी मैदान नहीं पाया जाता है। ठीक है, ये बुग्याल उत्तराखंड का है, खज्जर हिमाचल प्रदेश राज्य में घास का मैदान है, उखरूल मणिपुर, ठीक है, पाया जाने वाला घास का मैदान है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, इसमें सुमेलित कौन सा नहीं है दोस्तों? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है खीर गंगा उत्तराखंड। ठीक है, खीर गंगा उष्ण जल स्रोत हिमाचल प्रदेश की पार्वती घाटी में स्थित है। ठीक है, ये उत्तराखंड में नहीं है, कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। अरावली महाराष्ट्र बिल्कुल सही है। अत्रि उड़ीसा, जकरेम मेघालय, ये तीनों सुमेलित हैं। खीर गंगा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है नामिक लद्दाख। ठीक है दोस्तों, नामिक ग्लेशियर उत्तराखंड के कुमाऊं गढ़वाल राज्य में स्थित है, रेंज में स्थित है। ये कहाँ है? उत्तराखंड में है। डायमीर जम्मू कश्मीर बिल्कुल सही सुमेलित है। छोटा शीगरी हिमाचल प्रदेश, जेमू सिक्किम, ये भी सही है। ठीक है, नामिक लद्दाख में नहीं है, उत्तराखंड में है, कुमाऊं गढ़वाल में पार्वती घाटी में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सूची ए को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। एक तरफ भारत के जलप्रपात हैं, दूसरी तरफ उनकी अवस्थिति है। इसमें दूध सागर कर्नाटक है, बरकाना उड़ीसा, कंदाधार हिमाचल प्रदेश, पलानी गोवा। ठीक है, तो इसमें कूट दिया हुआ है, इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। ठीक है, 4 1 2 3। तो 4 1 2 3 कैसे होगा? दूध सागर है गोवा में, बरकाना कर्नाटक, कंदाधार ओडिशा और पलानी हिमाचल प्रदेश। ठीक है, ये भारत के जलप्रपात हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में पूर्वी घाट श्रृंखला की उत्पत्ति किस काल में हुई? इसमें ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है कैलिडोनियन। ठीक है दोस्तों, भारत में कैलिडोनियन युग में कुडप्पा भूसन्नति से पूर्वी घाट श्रृंखला की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, प्री कैम्ब्रियन युग में क्या हुआ है? इसमें अरावली पर्वत, हर्सिनियन युग में विंध्य और सतपुड़ा पर्वत, अल्पाइन युग में हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, खनिज संभाव्यता के दृष्टिकोण से भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भौमिकीय क्रम कौन सा है? इसमें ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है धारवाड़। ठीक है दोस्तों, आर्कियन क्रम की प्राथमिक चट्टानों के अपरदन और निक्षेपण से धारवाड़ क्रम की परतदार चट्टानों का निर्माण हुआ है। ये चट्टानें भारत में पाई जाने वाली चट्टानों में आर्थिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण चट्टानें हैं। देश की लगभग सभी प्रमुख धातुएं जो हैं इन्हीं चट्टानों में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, मेन बाउंड्री फॉल्ट
किन पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इसमें ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, लघु हिमालय और शिवालिक। ठीक है दोस्तों, मेन बाउंड्री फॉल्ट लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय मध्य स्थित हैं, जो असम से पंजाब तक फैली हुई हैं। बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच मेन सेंट्रल थ्रस्ट स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पठार छोटा नागपुर का पठार का हिस्सा नहीं है? इसमें से कौन सा पठार छोटा नागपुर पठार का हिस्सा नहीं है? दोस्तों इसमें ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, देवगढ़ पठार। ठीक है, देवगढ़ पठार विंध्याचल बघेलखंड पठार का हिस्सा है, जबकि ये तीनों पठार रांची पठार, पलामू उच्चभूमि, हजारीबाग पठार, ये तीनों छोटा नागपुर पठार का हिस्सा है। देवगढ़ पठार बुंदेलखंड पठार का हिस्सा है, बघेलखंड पठार का हिस्सा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें से एक कथन असत्य है दोस्तों, ऑप्शन बी, अलकनंदा और मंदाकिनी कर्णप्रयाग में मिलती हैं। ये कथन गलत है। अलकनंदा नदी मंदाकिनी नदी से रुद्रप्रयाग में मिलती है, ये याद रखेंगे। अलकनंदा नदी मंदाकिनी नदी से रुद्रप्रयाग में मिलती है। ठीक है, भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में मिलती हैं, सही है। केदारनाथ मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है, ये भी सही है। मंदाकिनी नदी केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य मिलती है, ये भी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गंगा नदी में बाएं से मिलने वाली सहायक नदियों में पूर्व से सबसे अंत में कौन सी नदी मिलती है? ठीक है, यानी गंगा नदी में बाएं से जो नदी मिलती है वो सहायक नदी है, लेकिन पूर्व में सबसे बाद में कौन सी नदी मिलती है, ये पूछा जा रहा है। तो सबसे बाद में मिलने वाली नदी है महानंदा। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। गंगा नदी का उद्गम स्थल उत्तराखंड के गोमुख के निकट गंगोत्री है। गोमुख से भागीरथी नाम से निकलती है। जब ये देवप्रयाग अलकनंदा नदी के संगम करती है तब गंगा का निर्माण करती है। गंगा नदी की सबसे अधिक लंबाई उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, गंगा नदी के बाएं तट से पश्चिम से पूरब की ओर रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोशी, महानंदा नदी मिलती हैं। महानंदा नदी पूरब की ओर सबसे अंत में मिलने वाली नदी है। गंगा ब्रह्मपुत्र से मिलकर विश्व की सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करती है, जिसका निर्माण हुगली और मेघना नदियों के बीच हुआ है। ठीक है, तो महानंदा सबसे बाद में मिलने वाली नदी है। अगला प्रश्न है, शुष्क मरुस्थलीय कांटेदार वनस्पति क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा कितनी पाई जाती है? जहाँ पे शुष्क मरुस्थल हैं, कांटेदार वनस्पति क्षेत्र हैं, वहाँ पर वर्षा की मात्रा कितने प्रतिशत होती है दोस्तों? इसमें ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, 50 सेंटीमीटर से कम। ठीक है, जहाँ शुष्क मरुस्थल कांटेदार वनस्पति क्षेत्र होते हैं वहाँ पर 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा पाई जाती है। यहाँ की वनस्पतियों में बाष्पीकरण और पशुओं से बचाने के लिए प्रकृति ने कांटे प्रदान किए हैं। यहाँ की वनस्पतियों में मोटी छाल और कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं। भारत में इस तरह के वन राजस्थान, गुजरात और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक में पाए जाते हैं। इन वनों में बबूल, खजूर, नागफली, बेर, ठीक है, ये वृक्ष पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, क्या कारण है कि मुंबई और कोंकण तट के निवासी तापमान की विषमता और ऋतु परिवर्तन का अनुभव नहीं करते हैं? इसमें ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, समुद्री समकारी जलवायु के कारण। ठीक है दोस्तों, भारत की लंबी तटरेखा होने की वजह से इन क्षेत्रों में समुद्री समकारी जलवायु पाई जाती है। समुद्र तट के निकट होने की वजह से मुंबई और कोंकण तट के निवासी को तापमान की विषमता और ऋतु परिवर्तन का अनुभव नहीं होता है। वहीं समुद्र तट से दूर भारत के अंदरूनी भागों में स्थित क्षेत्रों में समुद्र की समकारी जलवायु का प्रभाव नहीं पाया जाता है। इस वजह से वहाँ शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु का अनुभव होता है। ठीक है, तो समुद्री समकारी जलवायु के कारण मुंबई और कोंकण तट के निवासी तापमान की विषमता और ऋतु परिवर्तन का अनुभव नहीं कर पाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत किस जलवायु कटिबंध में स्थित है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शीतोष्ण और उष्ण कटिबंध दोनों में। ठीक है, ये खाली शीतोष्ण नहीं है, शीतोष्ण और उष्ण कटिबंध दोनों में है। ठीक है, तो दोस्तों भारत की शीतोष्ण और उष्ण दोनों कटिबंध में पाए जाते हैं। कर्क रेखा भारत के पश्चिम से पूरब दिशा में मध्य भाग से गुजरती है। इसके उत्तर में
शीतोष्णकटिबंध और दक्षिण भाग में उष्णकटिबंध पाया जाता है। उष्णकटिबंध भूमध्य रेखा से अधिक निकट होने की वजह से यहाँ वर्ष भर ऊंचा तापमान तथा कम दैनिक और वार्षिक तापांतर रहता है। कर्क रेखा के उत्तर स्थित शीतोष्णकटिबंध में उच्च दैनिक और वार्षिक तापांतर तथा विषम जलवायु पाई जाती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, अत्यधिक तीव्र गति से चलने वाले पवन प्रवाह या जेट स्ट्रीम वायुमंडल में कौन से मंडल में पाए जाते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इसमें ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, क्षोभ मंडल। ठीक है दोस्तों, अत्यधिक तीव्र गति से पवन प्रवाह या जेट स्ट्रीम वायुमंडल के क्षोभ मंडल में पाए जाते हैं। ये वायु धाराएं लगभग 150 किलोमीटर चौड़ी तथा 2 से 3 किलोमीटर मोटी संक्रमण पेटी में प्रवाहित होती हैं। इनकी तापमान गति 150 से 200 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। सामान्यतः जेट वायु धाराएं उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती हैं। इन धाराओं की उत्पत्ति का संबंध भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर तापमान प्रवणता और ध्रुवों के धरातलीय भाग में उच्च दाब एवं उसके मध्य उसके ऊपर क्षोभ मंडल में निम्न दाब की वजह से परिध्रुव भंवर से होता है। ठीक है, तो अत्यधिक तीव्र गति से चलने वाले पवन प्रवाह या जेट स्ट्रीम वायुमंडल में क्षोभ मंडल में पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जो लोग हमारे YouTube चैनल पर नए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। थैंक यू।